भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को मारना चाहता था, जिसके लिए वो सबसे बड़ा हथियार लाइट मशीन गन चाहता था। मुझे याद है एक बड़े प्रभावशाली एडीजी रैंक के अफसर थे, उन्होंने इतना प्रताड़ित किया राजनैतिक उस पर कि साहब मुख्तार पर मुकदमा कैसे कायम हो। समाजवादी पार्टी सरकार में गाजीपुर जेल आसियाना था, बैरक नंबर 10 को कन्वर्ट करके इसने बना लिया था रहने के लिए। पिकनिक था, पूरा गैंग वहीं पर था। मछली का तालाब खोदा गया जेल के भीतर जहां मुख्तार अंसारी मछली पकड़ते थे। अंसारी पर पोटा लगाने वाले तत्कालीन डीएसपी, जो कि वाराणसी के एसटीएफ यूनिट के हेड भी थे, उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। अब योगी सरकार ने वो मुकदमा वापस ले लिया है और बाकायदा वो पूरी तरीके से मुकदमों से भी मुक्त हो चुके हैं। उस वक्त ब्रिजलाल तब आईजी लॉ एंड ऑर्डर हुआ करते थे। 2004 की ये घटना है और जब आज तक से वो बात कर रहे थे शैलेंद्र सिंह, तो वो फफक कर रो पड़े। सर ये बताइए कि शैलेंद्र प्रताप सिंह जो कि डीएसपी थे और जिन्होंने उसको पकड़ा था एलएमजी को और उसके बाद उनको नौकरी छोड़नी पड़ी थी, इस कहानी में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ये 100% सच्चाई है। मैं उस समय आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी। मुख्तार अंसारी का नंबर सर्विलांस पर था। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को मारना चाहता था, जिसके लिए वो सबसे बड़ा हथियार लाइट मशीन गन चाहता था। क्यों? लाइट मशीन गन की रेंज होती है 500 मीटर और फायर करता है 550 राउंड्स पर मिनट। वो जानता था कि कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, तो सबसे पोटेंट हथियार हमारे लाइट मशीन गन इन्फेंट्री का हमारा एरिया वेपन है, तो इसलिए ये दूरी से भी उनको उड़ा सकता था। उसने अपने जो पूर्व गनर रहा, रिटायर होकर के मुन्नर यादव बनारस में रहा था, उससे संपर्क किया। उसने अपने भांजे बाबूलाल यादव से संपर्क किया। बाबूलाल यादव फौज में था जम्मू कश्मीर में, और वहाँ से मुख्तार अंसारी की टोटल बातें रिकॉर्डेड थी एसटीएफ के लॉगर पर। और उसके बाद 25/26 जनवरी 2004 की रात में शैलेंद्र सिंह ने रेड किया और रेड करने के बाद एलएमजी बरामद हो गया। मुख्तार अंसारी का पूर्व गनर मुन्नर और बाबूलाल यादव पकड़े गए। काफ़ी कारतूस लाइट मशीन गन फौज की, वो भी वहाँ से भगोड़ा फौज का। अब उसके बाद उस समय था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको कांग्रेस ने आते ही समाप्त कर दिया। पोटा में मुकदमा कायम हुआ। मुझे याद है एक बड़े प्रभावशाली एडीजी रैंक के अफसर थे, उन्होंने इतना प्रताड़ित किया राजनैतिक उस पर कि साहब मुख्तार पर मुकदमा कैसे कायम हो गया। और ये हालत रही कि उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि 11 फरवरी 2004 को उसने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफे में लिखा कि जिस तरह से राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, ऐसे माहौल में मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले जाए। वो शासन ने स्वीकृत नहीं किया। फिर 20 फरवरी 2004 को फिर इस्तीफा दिया इन्होंने, जो 10 मार्च 2004 को स्वीकृत हुआ। ये पैदल हो गए शैलेंद्र प्रताप सिंह, तमाम कठिनाइयाँ झेली। उसके बाद इन्होंने छात्रों की कुछ समस्याएं थीं, उसको लेकर गए। जून जुलाई 2004 की बात है। और वहाँ गए, डीएम साहब बैठे थे, मुलायम सिंह जी के बड़े खास थे। और उसके बाद उठकर वो चले गए, तो ये लोग बैठ गए कि जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक हम बैठे रहेंगे। एक चपरासी से मुकदमा लिखाया गया शैलेंद्र पर, 4-5 और लोगों पर, कि इन्होंने कलेक्ट्रेट पर डीएम के ऑफिस पर कब्जा कर लिया। 332, 353, 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब जितनी धाराएँ लग सकती हैं वो लगा करके इनको जेल भेज दिया गया। अब जेल भेजने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, इनके ऊपर चार्जशीट लगाई गई और एक अधिकारी थे इन ऊपर गैंगस्टर लगाने का प्रयास किया था। वो तो जब मीडिया से उन्होंने इस बात कही तो मीडिया ऐसे पीछे पड़ गई, गैंगस्टर नहीं लगा पाए, नहीं इनको गैंगस्टर में समाजवादी की सरकार जेल भेजना चाहती थी। आज वो बरी हुए हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं योगी आदित्यनाथ का साधुवाद करता हूँ कि जिसके साथ अन्याय हुआ था उस अन्याय का निराकरण हुआ। लेकिन इस एलएमजी की कहानी यहीं तक सीमित नहीं रही। जैसे मैंने कहा, पोटा में गवर्नमेंट के सैंक्शन की ज़रूरत होती है। मुकदमा की चार्जशीट के पहले आता है गृह विभाग में, गृह विभाग से फाइल बनती है मुख्यमंत्री के यहाँ,
मुख्यमंत्री जी ने मुन्नर यादव और बाबूलाल यादव का तो सैंक्शन दिया, मुख्तार अंसारी का सैंक्शन नहीं दिया, जिस पर मुख्तार पर मुकदमा नहीं चला। जब वो इससे मुक्त हो गया कोटा से, तो बचा आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट में उसने बयान दिया आईओ को कि मैं तो उसको पकड़वाने के लिए बात कर रहा था, और उस राजनीतिक दबाव में उसकी एक क्रिमिनल की बात मानी गई, एक अपराधी की बात मानी गई जो कृष्णानंद राय को मारना चाहता। अल्टीमेटली मारा उसने, और उसकी बात मान करके उस आर्म्स एक्ट से भी उसको बरी कर दिया गया। अब बात आती है जब इसमें कृष्णानंद राय को मारने में असफल हुआ, फिर वो प्लान करने लगा। ये गाजीपुर में जेल में था, समाजवादी पार्टी सरकार में गाजीपुर जेल आसियाना था। बैरक नंबर 10 को कन्वर्ट करके इसने बना लिया था रहने के लिए। पिकनिक था, पूरा गैंग वहीं पर था। मछली का तालाब खोदा गया जेल के भीतर, जहाँ मुख्तार अंसारी मछली पकड़ते थे। उनका प्रिय कुत्ता भी उनके साथ रहता था, और वहाँ के डीएम थे, वो आकर के डेली बैडमिंटन खेलते थे, डीएमएसपी। तो इस हालात में मुख्तार ने जो अपने गैंग वहाँ संचालित किया, वो पीरियड था कि इतना संचालित किया, किसी में रहते हुए कृष्णानंद राय को मार दिया। कृष्णानंद राय को मारने के पहले इस आदमी ने अपना जेल ट्रांसफ़र कराया अपने गृह जनपद से फतेहगढ़ में जेल में जा करके, मैं तभी आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, मुझे हर गतिविधियाँ मालूम थी, सबको मालूम था कि इसके घर को फाटक बोलते हैं मोहम्मदाबाद। उसमें मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, अताउर रहमान बापी, और वो था प्रभुजोत डिम्पी पंजाब का, यशविंदर राकी पंजाब का, राजवीर रमाला, ये जितने गैंगस्टर थे बड़े बड़े, संजीव जीवा, वो सब इकट्ठे थे। एसपी वहाँ के थे, उनको भी मालूम था। लेकिन मुख्तार का घर है, समाजवादी सरकार है, तो रेड कैसे करे? एक थानेदार रेड कर सकता था। उन्होंने डीआईजीज कहा, आईजीज कहा, फिर डीजी ऑफिस कि ये हुआ ज़रा पूछ लिया जाए ऊपर, और रेड नहीं हुआ। और 26 दिसंबर 2005 को कृष्णानंदन मार दिए गए। 5 राइफलें चली थी AK-47 और G3, 67 गोली लगी थी। उनके 6-7 साथी सब गोलियों से छलनी कर दिए गए। इस तरह से ये जो है, अगर उसी समय LMG के समय मुख्तार पर चार्जशीट लग गया होता, वो हताशित होता और आज कृष्णा राय जिंदा होते, लेकिन ये नहीं हुआ। वो कृष्णानंद राय मार दिए गए। इसके बाद इसने मुकदमे में अपने बाहुबल से गवाहों को तोड़ा, उसकी अपनी माखिफ सरकार थी, और उसके बाद कृष्णानंद राय केस भी छूट गया। तो ये LMG का यहीं तक सीमित नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम हुए। कृष्णानंद राय की हत्या, उसके बाद इसका मनोबल इतना बढ़ा जो ये रॉबिन हुड की इमेज पाया। कैसे पाया? कृष्णानंद मार दिए गए, मऊ के दंगे में जीप पर चढ़ा हुआ ये आदमी ललकार रहा है, दुनिया देख रही है। इसके बाद बाबू नंद किशोर रुंगटा का 96 में अपहरण किया, जब ये विधायक था। उनसे 5 करोड़ लिया गया और उनकी लाश झूसी इलाहाबाद में भी मिली थी। बाबू नंद किशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। तो 3-4 घटनाएं ऐसी हुई जो कट्टरपंथियों में एक ऐसी इमेज बनी कि ये हमारा एक आदमी है जो हमारे समाज के लिए, हमारे उसके लिए खड़ा है। और इनके एक भाई मौलवी भी हैं, विधायक भी रहे। तो उसमें जैसा जानकारी है, मैं ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है उसमें एक रॉबिन हुड इमेज बनी और विदेशों से भी फंडिंग हुई। मुख्तार के पास करोड़ मोर द 100 करोड़। अब जाकर योगी आदित्यनाथ ने उसकी आर्थिक कमर तोड़ी है। पंजाब सरकार, मतलब बेशर्मी की ये हद रही। मैंने 37.5 साल के पुलिस करियर में पहले देखा कि एक क्रिमिनल के लिए, एक माफिया के लिए पंजाब सरकार अपने डॉक्टरों लगा दिया, चलने फिरने में असमर्थ हैं, बीमार हैं। जब वो नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स खड़ा किए कि मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में ना जाए। सर ये बताइए कि ये जो शैलेंद्र सिंह थे, शैलेंद्र सिंह ने इतना जो झेला, पॉलिटिकल मास्टर की बात तो है कि भाई चलो वो बचा रहे हैं, लेकिन बाकी ब्यूरोक्रेसी, बाकी पुलिस प्रशासन क्यों नहीं खड़ा हुआ साथ? ऐसा हुआ, गुलाम थे। मैं एग्जैक्ट वर्ड कहता हूँ भाई, मैंने गुलामी नहीं मानी थी। जब मैं SSP इटावा माननीय मुलायम सिंह जी ले गए थे मंडट सेल में, इसका बताना चाहूँगा, हमें ले गए थे SSP। और वहाँ जब तमाम घटनाएं हुई, शिवपाल ने एक थाने पर हमला करके थानाध्यक्ष आलम खान को पीटा और सब मुलजिम छुड़ा ले गए, तब मैंने इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इटावा ज़िले में इनके सगे भाई शिवपाल पर मुकदमा कायम किया था 9 अप्रैल 90 को। तो सब अधिकारी ऐसे नहीं हैं। मैं जानता हूँ वहाँ का SP गाजीपुर का,
वहाँ का डीआईजी, यहाँ डीजी दफ्तर, इस तरह की गुलामी शर्म आती है उस परिस्थितियों को सोच करके। दुखद ये रहा, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, मुझे हर चीज़ मालूम रहती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था और ये घटना हुई। लेकिन आज शैलेंद्र प्रताप को इतना झेलने के बाद एक नया डीएसपी, आज वो सीनियर एसपी होता, डीआईजी होता, आईजी बनता और उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और इतना नहीं, उसको बार में प्रयास किया गया। तो गनीमत थी कि जो है मीडिया सक्रिय हो गई, ये हो गई, नहीं उनको तो बाकायदा विशुद्ध क्रिमिनल बना दिया गया होता शैलेंद्र प्रताप सिंह को। लेकिन जो प्रताड़ना उन्होंने झेली, जो आपने कहा कि फपक कर रो पड़े, वो उसकी बात वाजिब है। जो अत्याचार हुआ एक यंग डीएसपी के साथ में सही काम करने में, जो मेरे साथ का कभी हुआ था, मेरे ऊपर उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, इटावा प्रकरण में शिवपाल को छोड़ दिया गया, थाना अध्यक्ष था, फर्जी केस का चार्जशीट लगाया गया शाह आलम खान पर, मुझको बर्खास्त करने का डिपार्टमेंटल एक्शन चलाया गया। वो तो कल्याण सिंह जी की सरकार आ गई तो मैं उससे बरी हुआ 1991 में। तो ओपन संरक्षण अपराधियों का, क्रिमिनल का, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है। तो हमारे साथ थे बृजलाल, साफ तौर पर उन दिनों को याद कर रहे हैं जिस दौर में शैलेंद्र प्रताप सिंह को सिर्फ मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई करने, पोटा लगाने की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। और सिर्फ वही नहीं, इन्होंने अपने दौर से लेकर और आज तक के उन तमाम दौरों को याद किया जब राजनीतिक संरक्षण में किस तरीके से क्रिमिनल्स को पाला पोसा गया और पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसे भी साथ खड़ा रहने को मजबूर किया गया। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।